Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बाजार में गिरावट देखने को मिली है। गिरावट का कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और जिस तरीके से जो अभी सीज फायर रिजेक्ट हुआ है और जिस तरीके से वैसे सीज फायर की जो डेडलाइन है वो 22 अप्रैल तक ही है, बट और जो इस्लामाबाद टॉक हुआ था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिला है। और निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट माइनस है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जंप देखने को मिला है। तो चीज़ें जो है वो जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के अकॉर्डिंग लेकर देखें तो चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट अभी क्या कह रहा है और क्या हमें यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, रुकना चाहिए, क्या बाजार में एक और फॉल देखने को मिलेगा, क्या नया बॉटम देखने को मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है दोस्तों, इस्लामाबाद टॉक था जो पूरी तरीके से फेल हुआ है। जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी सीधे सीधे धमकी दी है ईरान को और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे साथ अभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। वो धमकी दे के गए हैं, नाराज हो गए हैं, क्योंकि बेसिकली जो शर्तें थी वो मानी नहीं गई। अब शर्तें क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2020 को एक ट्वीट किया था जिसमें बोला था कि ईरान वॉर में तो कभी जीता नहीं है, बट जो टेबल की नेगोशिएशन है वो कभी नहीं हारा। बट यहाँ पे जो टेबल की नेगोशिएशन हुई थी वो फेवर में नहीं गई, ना ईरान के फेवर में गई है ना अभी अमेरिका के फेवर में गई है। अब यहाँ पे शर्तें क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान पे शर्त रखी। उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है उसको पूरी तरीके से ओपन करो। अब ईरान ने बोला कि भाई सीज फायर जब होगा पूरी तरीके से तब हम स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन करेंगे। अब सीज फायर की शर्तें थी, अब वो क्या थी वो बता देता हूँ। अमेरिका ने ईरान को बोला कि उनके पास जो 400 kg जो यूरेनियम है उसको लेने की बात करी, या उसे सेल कर दे या फिर दे दे, वो सारी चीज़ें। तो उसके भी ऊपर नेगोशिएशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ है, मतलब वो डिनाई कर दिया गया। इसके साथ साथ ईरान ने बोला कि उनका जो $27 बिलियन का जो फंड है जो फॉरेन बैंक्स में है वो फ्रीज कर दिया गया था, उसको उन्होंने रिलीज़ करने की बात करी गई जिससे वो प्री डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि जो अभी वॉर हुई थी, वॉर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था ईरान का, तो उनको भी उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, बट वो पैसा जो है फ्रीज हो चुका है। उन्होंने बोला कि जो मेरा खुद का पर्सनल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करोगे, उसको भी अमेरिका ने पूरी तरीके से डिनाई करा है। अब यहाँ पे जब सारी चीज़ें डिनाई हो चुकी तो हुआ क्या, उसका कोई भी मतलब जो हल था वो नहीं निकला। अब स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अभी अमेरिका जो है वो अपना हक चाहता है, वो चाहता है कि भाई इस पर मेरा भी कंट्रोल रहे। और ये अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर वो ले लेता है तो जीत उसकी हो जाएगी, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान ने एक बात बोली है कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री से तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो ये कूटनीतिक ये जो होती है ना, ये जो सारी चीज़ें जो खेल होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, वो करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि अमेरिका ने 2 शिप अपने भेजे थे जो स्टेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस कर रहे थे। तो ईरान ने फ़ोन करके बोला कि भाई 30 मिनट आपके पास, इसको वापस ले लो नहीं तो हम इस पर अटैक करेंगे। तो वो जो जहाज़ थे वो रिवर्स भी हुए थे। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई हैं। तो चीज़ें जो है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गया। जो 22 अप्रैल की जो सीज फायर थी वो ब्रेक हो सकती है। मॉर्निंग में ट्वीट आ चुका है ट्रंप का और उसने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। तो भाई जो ऐसा लग रहा था ना कुछ शांति हो सकती है, और अभी भी अगर हम देखें तो 9 दिन है सीज फायर होने के लिए, बट अभी ये जो 9 डेज तक हैं चीज़ें चलेंगी नहीं, उससे पहले ही काफ़ी कुछ ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो भाई इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक जंप देखने को मिला है। 99 के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल डॉलर में। इसके अलावा निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और अभी बाजार जो है वो फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है। अब इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो सबको पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस फिर से बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर क्रूड का प्राइस फिर से यहाँ से जंप होता है। और दूसरा बात है उसका हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, अब आपको पता है कि ईरान जो है ना, इंडिया और चाइना के जहाज क्रॉस कर रहे थे, टोल वगैरह देना पड़ रहा था उन्हें। तो वो टोल जो था वो डॉलर में नहीं ले रहे थे, वो सीधा सीधा क्या था येन में और इसके अलावा क्रिप्टो में ले रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो चाइना और जो इंडिया के जो जहाज़ थे वो तो क्रॉस हो रहे थे, गैस वगैरह सारी चीज़ें पेट्रोल वगैरह वहाँ से आती हैं। अब क्या करा अमेरिका ने, उस पर भी रोक लगा दी है। अब वो कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया से ईरान को प्रेशर बनवाना चाहता है कि वो सीज़ फायर कर ले।
अब इसका इम्पैक्ट ना, पहले क्या अमेरिका सोच रहा था कि भाई इसका इम्पैक्ट, पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मस पे वो कह रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मस से उसका कोई जहाज जाता ही नहीं है, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। बट अब वो कह रहा है कि इससे अब मेरा लेना देना है, और वो भी कहीं ना कहीं इस पे अब इस वॉर में अमेरिका डायरेक्ट कूद गया। ध्यान रखिएगा, वॉर जो था वो इजराइल और ईरान का था, अब अमेरिका इसमें इनडायरेक्टली अंदर घुस चुका है। अब चीज़ें जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही और नहीं होती हुई दिखाई देगी। तो ना ईरान झुकने के लिए राजी है, ना अमेरिका झुकने के लिए राजी है, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं झुक रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट किसको देखने को मिलेगा? इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सबको मतलब सारे देशों को देखने को मिलेगा। इंडिया और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, इसको तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको पता होगा श्रीलंका में भी ऐसे कुछ हुआ था, क्राइसिस हुआ था, गैस का क्राइसिस हुआ था, और कुछ टाइम के लिए गैस नहीं पहुंची थी श्रीलंका, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बवाल हुआ था। और ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। मैं कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं फैला रहा, जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा गैस वगैरह को लेके क्या किल्लत अभी इंडिया में चल रही है, और ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो किसी से बात कर ही नहीं रहा। बट अब ऐसी सिचुएशन इंडिया के लिए बनाई जा सकती है कि इंडिया को बात करनी पड़े। रीज़न उसका क्या है कि जब तेल उन्हें नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, तो फिर आपको पता है चीज़ें महंगी होंगी इंडिया में, हमारी जॉब पे, हमारे जो बिजनेस पे उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका, अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो भाई स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने पहले ही बोला था कि यार चीज़ें अभी पॉजिटिव पूरी तरीके से है नहीं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट तो कभी बता देता कि यार थोड़ा सा बुलिश लगता है। बट अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से बाजार जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा कर रहा है। अगर आप देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी 22,180 से सीधा 24,000 चला गया था। मतलब अगर आप देखें तो 5 दिन में पूरी रिकवरी देखने को मिली थी। जितनी तेज़ी से गिरा था उससे डबल तेज़ी से बढ़ा, यानी कि हमारे मार्केट में तो इतनी क्षमता है कि वो रिकवर कर सकता है अगर न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से देखा जाए तो बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है। बुलिश मार्केट था, आज नेगेटिव क्लोज हुआ। हालांकि बाजार और भी अच्छा खासा, मतलब ज़्यादा नेगेटिव हुआ था, 500 पॉइंट गिरा था, रिकवरी कर लिया बाजार ने। बट अभी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो लग रहा है, मुझे लगता है कि 24,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। 25,100 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट की गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट 0.5% ही गिरा हुआ है। और ये भी अगर दोस्तों वापिस से जाता है 56,000 के ऊपर, तो फिर से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी ने तो ब्रेकआउट दिया ही है, और मुझे लगता है कि ये फिर से अगर जाता है 13,400 के ऊपर जाता है तो इसमें तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप CNX निफ्टी वगैरह देखते हैं तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, और कल का बाजार देखना बहुत जरूरी है। कल अगर 26,100 के ऊपर का भाव जाता है इसका, तो इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। रिलायंस आज 35 पॉइंट माइनस है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पे है, और ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि 928 रुपये तक मुझे लगता है कि जा सकता है। पोटेंशियल है स्टॉक में, टेक्निकली लग रहा है कि बुलिश हो सकता है। बट अगर हम देखें तो शॉर्टर ट्रेंड में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मैं अभी स्टॉक्स की लिस्ट आपको दिखा देता हूं। इन्फोसिस स्टॉक है, 15 पॉइंट माइनस है। LTM अगर आप देखें तो LTM मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। रीज़न उसका क्या है, LTM जो है अगर आप देखेंगे तो इसने लो बनाया था 4,000 का, अभी 4466 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप बन रहा है, इसमें राउंडिंग बॉटम। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ले सकते हैं। फंडामेंटली मुझे इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, बट अगर बोला चाहूँ तो यहाँ से मुझे लगता है 4633 के ऊपर इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और जो पुराने गैप्स थे ये फिल कर सकता है। 5,500 के जो गैप थे वो फिल कर सकता है। ब्रिटानिया चार्ट को छोड़ देते हैं, जियो फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं, 237 के आसपास चल रहा है। मैं इसका बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊंगा, यहाँ पे वीकली चार्ट लगा देता हूँ। तो वीकली चार्ट के हिसाब से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, कोई पैटर्न वगैरह इसमें कोई खास बन नहीं रहा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा वापस से हम डेली चार्ट पे जाते हैं। बट एक स्टॉक खाया है यहाँ पे, तेजा इंडस्ट्रीज, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बारे में मुझे किसी ने बताया भी था, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, और इसके हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, अगर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो 1560 के SL से एक तेजा इंडस्ट्री में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, जो कि मुझे लगता है 1900 के आसपास जा सकता है। मतलब टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली मुझे इसमें बाइंग लग रही है। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो बाजार है जो इतने बड़े मूव दे रहा है,
तो उसमें आप 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट के चार्ट में इंटरडे तो ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनाना है, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेड लेके जाना है, क्योंकि देखो ये जो बाजार में गिरावट आती है तो एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। अगर आप देखेंगे तो 280 रुपये का स्टॉक जब आपको 180 रुपये का मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, अगर बाजार उसका स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है तो। बट आपको अच्छे स्टॉक चुनने हैं, वो कैसे, टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली देखना है, डेली चार्ट, इसके अलावा आपको वीकली चार्ट इसका यूज़ करना है। और इनका यूज़ करके इसमें क्या है कि इनमें इतना अच्छा पोटेंशियल होता है कि इसमें हम बाइंग लेके चल सकते हैं। डिक्सन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिक्सन तो मैं काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर ही रहा हूँ। डिक्सन में भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि डिक्सन में भी तेज़ी देखी जा सकती है। डिक्सन बहुत अच्छा है, इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और उसका ब्रेकआउट है और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट भी लिया है। डिक्सन मुझे लगता है कि लिया जा सकता है, 11,500 के आसपास का टारगेट मुझे डिक्सन में भी लग रहा है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताया, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, उसको एक बार आप देखिए। वहाँ पे हमारा बूट कैम्प लंदन इनका लिंक है जिसमें हम इंटरडे कॉल्स वगैरह देते हैं। मैं वैसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, हम एडवाइजरी भी देते हैं, तो आप चाहे तो हमारा बूट कैम्प या लंदन ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे देख सकते हैं। बाकी आप हमारा बूट कैम्प ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम इंटरडे ट्रेड देते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।